हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेट योरसेल्फ पर। मेरा नाम है मुरली मनोहर और आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुखी और बेहतर हैं। तो चलिए, जैसा कि क्लास 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोग शुरू कर रहे थे और उसका एक पार्ट हम लोगों ने देखा था। आगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यह चैप्टर हम लोग चल रहे थे, है ना। तो आगे हम लोग इस चैप्टर में बढ़ते हुए देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, है ना। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार से हुई थी और किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप को, और मैं कहूं तो पूरे विश्व को, कहना यह गलत नहीं होगा कि पूरे विश्व को राष्ट्र का विचार का जो है यह अग्रदूत माना जाता है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपको क्लास 9th में आप लोग फ्रांस की क्रांति पढ़े होंगे तो याद कीजिए, बास्तिल के किले से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। कब से? 14 जुलाई 1789 बास्तिल के किले को ढहा दिया गया। वहां से शुरू होता है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत। हालांकि उसके पहले क्या था? उसके पहले राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। और लुई 16वां, कौन? लुई 16वां उसके कौन थे? राजा थे, सम्राट थे, है ना। और तभी जो है सिस्टम क्या था? बहुत निरंकुशवाद था समाज में, है ना। तभी बहुत निरंकुशवाद था। लुई 16वां उस समय के सम्राट थे। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्या हुई? इस समय फ्रांस की क्रांति हुई। और फिर अगर हम बात करें तो 14 जुलाई को ये फ्रांस की क्रांति हुई। फिर ये जुलाई से जून तक गई, ठीक है। 14 जुलाई को फ्रांस की क्रांति हुई। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर क्या बनी? नेशनल असेंबली। इस क्रांति का परिणाम क्या रहा? इस क्रांति का परिणाम यह रहा कि नेशनल असेंबली बनी, है ना। नेशनल असेंबली बनी, है ना। नेशनल असेंबली में क्या हुआ था कि जो समाज का मध्य वर्ग था, है ना, उसके हाथों में सत्ता चली गई। और इस प्रकार से नेशनल असेंबली जब बनी तो यहाँ पर एक और चीज, नया चीज जुड़ता है फ्रांस के इतिहास में कि संवैधानिक राजतंत्र बना। संवैधानिक राजतंत्र, है ना। इसको आगे देखेंगे, है ना, कि संवैधानिक राजतंत्र मतलब वैसा राजतंत्र, क्योंकि जब नेशनल असेंबली बनी तो ऐसा नहीं था कि राजा या सम्राट पूरी तरह से खत्म हो गया था। सम्राट भी था और साथ ही साथ नेशनल असेंबली संविधान के साथ काम कर रही थी। तो जब संविधान और राजतंत्र दोनों एक साथ काम करे तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। और उसके बाद अगर घटना याद हो तो उसके बाद क्या बना? तो उसके बाद कुछ सालों तक ऐसा ही चला। फिर एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है कि राजा को फांसी, सम्राट को फांसी दे दी जाती है 21 सितंबर 1791 को। क्या होता है? लुई 16वां जो सम्राट था, है ना, लुई 16वां को फांसी, है ना, लुई 16वां को क्या हो जाता है? फांसी दे दी जाती है ना। उसके बाद क्या होता है? तो 1793 से लेके, है ना, 1794 तक जो है इसको हम लोग कहते हैं फ्रांस के इतिहास में आतंक का राज, है ना। जिसमें जो जैकोबिन क्लब का जो हेड था, जैकोबिन क्लब का नेता था, कौन? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, है ना। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर यह जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। लेकिन इसको आतंक का राज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने इतना प्रतिबंध किया, इतना निषेधात्मक रूप से काम किया, है ना। जो इसके अगेंस्ट जाता वो सीधा गिलोटिन, है ना। गिलोटिन क्या था? अगर 9th में पढ़े होंगे तो गिलोटिन एक प्रकार का सजा देने का एक यंत्र था जिसमें सर को काट दिया जाता था, रखकर, एक प्रकार की बलि वेदी थी। तो गिलोटिन पर रखकर ये कटवा देता था सबको जो भी इसके अगेंस्ट जाता था, है ना। यहाँ की इसके भी जो पार्टी के लोग थे वो भी अगर रोबेस्पियर के अगेंस्ट आते थे तो वो उसे मरवा देता था, है ना। तो इस चीज को क्या कहा गया फ्रांस के इतिहास में? आतंक का राज कहा गया। क्या कहा गया? आतंक का राज कहा गया। फिर उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद डायरेक्टरी शासन बनता है। डायरेक्टरी शासन, है ना, डायरेक्टरी शासन जो कि 1700
94 से लेकर लगभग 99 तक चलता है। डायरेक्टरी शासन क्या होता है कि 5 लोगों का एक जो है बोर्ड बनता है, 5 लोगों का एक समूह जो है इस पूरे फ्रांस को फिर चलाती है ना। और यहीं से एक महान सेना नायक का जन्म होता है, एक महान सम्राट का जन्म होता है जिसको हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं, है ना। और यही नेपोलियन बोनापार्ट फिर फ्रांस जो है सेना का प्रमुख बनता है। और डायरेक्टरी शासन के बाद क्या बनता है, कौंसल, ये प्रथम कौंसल बनता है। सत्ता इनडायरेक्ट रूप से जो है नेपोलियन के पास आ जाती है ना। और 1799 में क्या होता है कि नेपोलियन प्रथम कौंसल बनता है, प्रथम कौंसल बनता है ना, प्रथम कौंसल बनता है। ठीक है, कौंसल एक प्रकार की वैसी व्यवस्था थी कि ये भी एक प्रकार का तानाशाही का व्यवस्था था, जो कि नेपोलियन बनता है 1799 में। और 1799 के बाद लगभग 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, फ्रांस का सम्राट बनता है ना। ठीक है, नेपोलियन का कहना था कि फ्रांस का मुकुट मुझे नीचे जमीन पर मिला और मैंने उसे तलवार की नोक पर उठा लिया, है ना। तो ये बड़ा जबरदस्त महान जो है सेना नायक था, एक जबरदस्त पर्सनैलिटी था, विश्व इतिहास में इसका बहुत बड़ा योगदान है ना। उसके बाद नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। और फिर ये नेपोलियन अपने जब सम्राट बनता है तो कुछ सुधारों को करता है, जिसके कारण नेपोलियन ने खुद यह वचन कहा है कि लोग मुझे मेरे 40 युद्धों के लिए याद रखें या ना रखें, मेरे किए गए सुधार कार्यों के लिए मुझे जरूर याद रखेंगे, है ना। और वाकई इसलिए इसने 1804 में क्या दिया, नेपोलियन संहिता, क्या दी, नेपोलियन संहिता, है ना। और फिर 1815 ईस्वी में जो है वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया, है ना। इन सभी बातों को हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, मैं इन पे डिटेल पे नहीं ज्यादा जाऊंगा। ये टेबल है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, और इसको आप अपना नोट्स में इसे आप शामिल कर सकते हैं। ये रिवीजन के लिए था, एक रिकॉल के लिए था। क्लास 9 में इन सभी बातों को हम लोगों ने पढ़ा है। नेपोलियन के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो मैंने नेपोलियन पर पूरा विस्तार से एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में, क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और तब तक चाहें तो आप इसे नोट डाउन कर लें या इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। मैं 10 सेकंड में फिर इसे मिटा दूंगा। तो चलिए, आशा करता हूं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति का कुछ इतिहास था जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा, बस उसको मैंने यहाँ पर रिकॉल किया है, थोड़ा सा याद करवाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, तो देखते हैं उसके बाद, है ना, क्या इंपैक्ट पड़ा। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति का जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, तो फ्रांस उस समय बैंकरप्सी, है ना, बैंकरप्सी यानी दिवालिया लगभग हो चुका था, काफी कर्जा वर्जा था उसके ऊपर। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है इसमें कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश राजा यानी मैंने पहले भी कहा कि इस समय 1789 में फ्रांस का सम्राट था कौन, फ्रांस का सम्राट कौन था, तो लुई 16वां था, है ना। और यह क्या था, एक निरंकुश शासक था, निरंकुश शासक था। ठीक है, ये काफी निरंकुश शासक था। ठीक, ये जो चाहता था वही करता था, नियम कानून ये किसी चीज को नहीं मानता था, तो ये काफी निरंकुश था। फ्रांसीसी क्रांति जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूहों में हस्तांतरित हो गया। अगर हम फ्रांसीसी समाज की बात करें तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्ग में बटा था। एक समाज था कौन, फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकेंड स्टेट और तीसरा थर्ड स्टेट, है ना। इन सभी बातों को मैंने क्लास 9 के फ्रांसीसी इतिहास में डिटेल से समझाया है। आप चाहें तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे भी आप देख सकते हैं।
तो जो है फ्रांसीसी नागरिकों के समूहों के हाथ में चला गया। एक वहां पर नया वर्ग उभरा, मध्य वर्ग उभरा, है ना। और मध्य वर्ग जो कि पढ़ा लिखा था, फाइनेंशियली रूप से भी समृद्ध था, क्योंकि उसमें बिजनेस क्लास के लोग थे, प्रोफेशनल लोग थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, ये सभी थे उसमें, है ना। इसलिए वो लोग जो है उन्होंने सोचा कि विशेषाधिकार जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कुछ विशेषाधिकार देश विशेष में सभी को मिलना चाहिए, है ना। तो उसी आधार पर यह क्रांति शुरू हुई और प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिसने फ्रांसीसी लोगों को एक सामूहिक पहचान की भावना हो सकती थी, है ना। तो फ्रांस में राष्ट्र भावना के कारण क्या क्या थे, थोड़ा हम लोग उसको देख लेते हैं कि फ्रांस में राष्ट्र भावना के कारण क्या क्या थे। ऐसी फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या बात हुई जिससे लोगों के अंदर एक राष्ट्र की भावना का जो है उत्पत्ति हुई या उदय हुआ या भावना जगी लोगों में, है ना। तो फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक, इसे हम लोग क्लास 9 में भी देख चुके हैं, सिटोयन कहते थे नागरिक को, क्या कहा जाने लगा, सिटोयन, है ना। ठीक है, जैसे विचारों ने एक समुदाय के विचार पर, संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, है ना। पितृभूमि यानी ये हमारी भूमि है ना, यह जो भावना थी। और सभी लोगों के, सभी नागरिकों को कोई अलग अलग नाम नहीं दिया गया, बल्कि सभी को क्या कहा जाता था, सिटोयन, है ना। क्या कहा जाता था, ले सिटोयन, है ना। ठीक है, जिसका मतलब होता था आम नागरिक, और सभी को यही कहा जाता था, जिसके कारण एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा जो है तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। पहले के राष्ट्रध्वज की जगह क्या ले लिया, तिरंगा ने ले लिया, है ना, ट्राई कलर ने ले लिया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा। स्टेट जनरल होता था, अगर आप क्लास 9 को पढ़े होंगे तो याद होगा कि कोई भी प्रस्ताव को पास करने के लिए सम्राट स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाता था, है ना। ठीक है, और उस मीटिंग में जो है सम्राट किसी भी प्रस्ताव को पास करवाता था। तो लेकिन ये चुनाव पहले नहीं होते थे, अब इसका चुनाव क्या होने लगा, जो है आम लोगों के द्वारा होने लगा, सक्रिय नागरिकों के द्वारा होने लगा। अगर आप क्लास 9 में पढ़े होंगे तो सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक को पढ़े होंगे, है ना। हालांकि मैं एक बार उसका जिक्र कर दूंगा अभी, कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो नागरिक जो है ना, क्रांति के समय नागरिक दो पार्ट में बढ़ गए थे। एक सक्रिय नागरिक और दूसरा निष्क्रिय नागरिक, है ना। सक्रिय नागरिक वो होते थे जिनको वोट देने का अधिकार था, है ना, जिन्हें, ठीक है, मताधिकार था, ठीक है। और निष्क्रिय नागरिक वो होते थे जिन्हें मताधिकार नहीं था, यानी मत का अधिकार नहीं था, है ना। ठीक है, सक्रिय नागरिक को वोट देने का अधिकार था, निष्क्रिय नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना। सक्रिय नागरिक में कौन लोग आते थे, तो वे जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर, है ना, बराबर कर यानी टैक्स चुकाते थे, ठीक है। और निष्क्रिय नागरिक में कौन आते थे, तो जाहिर सी बात है जो टैक्स नहीं चुका पाते होंगे, यानी गरीब जनता, है ना। गरीब जनता, समाज की जो गरीब जनता, उसके बाद महिलाएं और तथा, है ना, 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष, ठीक है। तो इसका मतलब मताधिकार का तभी कितना एज था, 25। जैसे आज 18 साल में हम लोग वोट डाल सकते हैं, उसी प्रकार वहां पर सक्रिय नागरिक को वोट देने का अधिकार 25 वर्ष की आयु को पूरी कर लेने के बाद थी, है ना। तो ये पूछता है कि सक्रिय नागरिक कौन है, निष्क्रिय नागरिक कौन था। तो सक्रिय नागरिक वो जिनको मताधिकार था और जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुका पाते थे। निष्क्रिय नागरिक वो जिन्हें मताधिकार नहीं था, यानी मत का कोई अधिकार नहीं था। और उसमें लोग कौन कौन से आते थे, तो गरीब जनता आती थी, महिलाएं आती थी और 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष भी आते थे, चाहे वो समृद्ध ही क्यों ना हो, अमीर ही क्यों ना हो, ठीक है।
तो इसका मतलब जो है, तो इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के बाद नागरिक कुछ इस प्रकार से बट गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं जो लिखाता चला जा रहा हूं, इसे बार बार मैं कह रहा हूं कि निवेदन है आप लोगों से कि लिखते चले जाएं ताकि आपका नोट्स पूरा होता चला जाए। ठीक है, चुना गया। हाँ, तो आगे देखते हैं। जैसे विचारों पर बल दिया गया, सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। मैंने पहले भी कहा कि नेशनल असेंबली, क्रांति के बाद क्या बना? नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या क्या किया गया? नेशनल असेंबली कर दी गई, है ना। ठीक है, और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दी गई। नई स्तुतियां रची गई, नई नई कविताएं रची गई, है ना, शपथें ली गई, ओथ ली गई, है ना, शहीदों का गुणगान हुआ, है ना, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, है ना, शहीदों का गुणगान हुआ। इससे क्या हुआ? जब आप भी अपने पुराने शहीदों का गुणगान सुनते हैं, भगत सिंह के बारे में सुनते हैं, चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुनते हैं, तो आपके भी देश के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना पैदा हो जाती होगी, है ना। उसी प्रकार से तो शहीदों का गुणगान इसी के कारण से होता था, है ना, कि लोगों में एक नया जोश आ जाए, नया उत्साह आ जाए। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, है ना। क्या बनाए गए? कानून व्यवस्था को सबके लिए समान किया गया। विशेषाधिकार का अंत कर दिया गया, है ना। तभी क्या होता था कि समाज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि राजतंत्र के समय यानी क्रांति से पहले फ्रांस का समाज कैसा था? क्रांति से पहले फ्रांस का समाज कैसा था? तो समाज कैसा था इसको देखते हैं। क्रांति से पहले फ्रांस का समाज कैसा था? तो समाज 3 रूप से बटा हुआ था। एक था फर्स्ट स्टेट, है ना, ठीक है। दूसरा था सेकेंड स्टेट। जिस प्रकार से यहाँ वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था थी, वहां पर जो है स्टेट में लोग बटे हुए थे। और तीसरा था थर्ड स्टेट, है ना। तो फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? तो इसमें पादरी वर्ग लोग आते थे, है ना, पादरी वर्ग, ठीक है, यानी पुरोहित वर्ग आते थे, है ना। जैसे भारत में ब्राह्मण वगैरह आते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेट में कौन आते थे? तो सेकेंड स्टेट में आते थे राजा व अन्य कुलीन। कुलीन कहने का मतलब कि जो राजा के सगे संबंधी होते थे, जो मंत्री वगैरह होते थे, वो सभी कुलीन में आते थे। और थर्ड स्टेट में कौन आते थे? तो जनसाधारण जो होते थे, यानी मध्य वर्ग, यानी जैसे कि, है ना, किसान, ठीक है, मजदूर, ठीक है, किसान, मजदूर, वकील, ठीक है, व्यापारी, यानी बिजनेस करने वाले, प्रशासनिक सेवा में लगे रहने वाले लोग, है ना, डॉक्टर, ठीक है, ये सभी लोग तीसरे स्टेट में आते थे। तो होता क्या था? इन दोनों को एक विशेषाधिकार था। इन दोनों को क्या था? विशेषाधिकार क्या था? तो कई प्रकार के थे, जिसमें जो सबसे प्रमुख था वो क्या था, है ना, कुछ विशेषाधिकार थे इन लोगों को। जैसे ये टैक्स नहीं देते थे। ये क्या करते थे? टैक्स नहीं देते। तो टैक्स नहीं देने का विशेषाधिकार केवल इन 2 वर्ग के लोगों के पास था। लेकिन ये लोग क्या होते थे? ये लोग लगभग 90% थे। और यही, है ना, क्या करते थे? ये तो ज्यादातर जनता इसमें गरीब थी। और लेकिन टैक्स का भी बोझ, है ना, कोई विशेषाधिकार नहीं था। है ना। और यही डिस्क्रिमिनेशन जो है क्रांति की वजह बना, है ना। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बहुत ज्यादा डिफिसिट पड़ा, जब बहुत ज्यादा कर्जा हो गया फ्रांस के गवर्नमेंट को, तो उसने टैक्स बढ़ाया। और टैक्स को किसको पे करना पड़ता था? इसी वर्ग को। ये दोनों वर्ग तो मस्ती करते थे, है ना। इसलिए यहां से क्रांति की आग जली, है ना, ठीक है। और मध्य वर्ग के लोग जो हैं, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण था वो था कि थर्ड स्टेट में एक नया वर्ग पैदा हो गया था, मध्य वर्ग वो लोग होते थे जो पढ़े लिखे भी होते थे और व्यापार वगैरह करने के कारण पैसे से भी समृद्ध होते थे,
है ना। तो इन लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई हमने ऐसी क्या गलती की है कि इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा है और मुझे टैक्स देना पड़ रहा है ना। और इन सब बातों ने ही क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, तो फ्रांस का समाज भी क्रांति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं, मैं जल्दी से इसे मिटा देता हूं। इन सब बातों को आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया होगा, मैं बस रिकॉल कराते हुए पिछली बातों को साथ में लेकर चलूंगा ताकि आपको बातें चीजें समझ में आए। तो फ्रांस की क्रांति का ये सब कुछ कारण थे, है ना। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो इतनी बातों को पढ़ने से जो मोटा मोटी हम लोगों को बात पता चलता है वो यही चलता है कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थी। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, अगर हम कारण की बात करें तो उसका कारण क्या था कि साझा पहचान, है ना। क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति ने क्या दिया, समाज को साझा पहचान दिया, है ना। क्रांति ने है ना लोगों को साझा पहचान दिया, है ना, पहचान दिया। अच्छा, साझा पहचान देने के क्या क्या कारण थे, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी कई सारे बातें आती हैं। पहला, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार, है ना, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार, पितृभूमि व नागरिक जैसे विचार, है ना। ये जो विचार की भावना आई तो इन्होंने जो है ना, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार ने फ्रांस के लोगों में साझा पहचान को जन्म दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट आता है इसमें निकल के, फ्रांसीसी झंडा। फ्रांसीसी, हमने पहले भी ये भी डिस्कस किया कि ट्राई कलर, है ना, पहले के राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर ट्राई कलर यानी तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिया गया, यानी फ्रांसीसी झंडा, है ना। सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। जब सभी लोगों ने किया, यही इनकी साझा पहचान हो गई, है कि नहीं। उसके अलावा केंद्रीय प्रशासनिक वस्त्र बोल सकते हैं इसमें भी, है ना, केंद्रीय प्रशासनिक झंडा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो, है ना, स्टेट जनरल से नेशनल असेंबली की स्थापना, नेशनल असेंबली की स्थापना, है ना। यानी स्टेट जनरल का जगह किसने ले लिया, नेशनल असेंबली ने ले लिया। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो फ्रेंच भाषा का, है ना, फ्रेंच भाषा को बढ़ावा। भाषा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है साझा पहचान करने में, है ना। अगर आप देखिएगा कि कहीं भी आप रहें, अगर आपके बोलने वाले लोग मिल जाएं, है ना, तो अगर कोई अनजान जगह भी हो तो आप उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, है कि नहीं। अगर कोई दो आदमी बंगाली बोलता है और अगर वो दोनों कहीं अचानक अनजान जगह पे मिल जाए तो उनकी बीच की बॉन्डिंग बहुत जल्दी बन जाती है। तो फ्रेंच भाषा को क्या किया गया, एक बढ़ावा दिया गया कि सभी लोग फ्रेंच ही बोलें, जिससे कि उनमें साझा पहचान की भावना जगी, है ना। उसके अलावा राष्ट्रीय गीत हुआ, है ना, राष्ट्रीय गीत, स्तुतियां रची गई, है ना। ठीक है, इन गीतों ने भी साझा पहचान को बढ़ावा दिया, शहीदों का। और एक समान माप तौल, क्या था कि माप तौल में एक रूपता, है ना। ठीक है, माप तौल में एक रूपता। ठीक है, ये कुछ कारण थे जो लोगों के वहां पर लोगों को साझा पहचान दिलाई। तो आप उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तब तक मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसे मिटा दूंगा। अच्छा, नेशनल असेंबली की स्थापना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सक्रिय नागरिकों की भागीदारी हुई, है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें सक्रिय नागरिकों की भागीदारी हुई, है ना। ठीक है,
नेशनल असेंबली क्यों इंपॉर्टेंट हुआ कि नेशनल असेंबली की स्थापना से, इसको आगे लिख सकते हैं, स्थापना से सक्रिय नागरिक की भागीदारी बढ़ी, ठीक है। आप लोग इसको लिख लें, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। तो ये सारी बातें समझ में आती हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण लोगों में साझा पहचान हुआ। साझा पहचान के क्या क्या कारण थे? तो पहला, पितृभूमि व नागरिक जैसे विचार का जन्म हुआ, फ्रांसीसी झंडा हुआ, एक केंद्रीय प्रशासनिक झंडा बना, स्टेट जनरल से नेशनल असेंबली बनी और नेशनल असेंबली में सक्रिय नागरिक की भागीदारी हुई, फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया, राष्ट्रीय गीत गाए गए और मापतौल में एकरूपता लाई गई। मापतौल में एकरूपता जैसे कि गांव देहात में आज भी होता है कि बटखरा के जगह जो है, बाट की जगह जो है पत्थर का यूज कर लिया जाता है कि नहीं? तो मापतौल में क्या होता है, एकरूपता नहीं आ पाती है। तो नेशनल असेंबली ने इन सब बातों को सुधारा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कुछ और चीजों को देखेंगे। इस प्रकार से अगर आप साथ में लिखते जाएंगे तो आपका नोट्स भी कंप्लीट होता चला जाएगा और आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट का यूज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े, फिर शब्दों में बनाकर तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में कथित करने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे, है कि नहीं? जैकोबिन क्लब क्या था? तो जैकोबिन क्लब एक प्रकार का एक राजनीतिक पार्टी था जो कि फ्रांस की क्रांति में बहुत प्रमुख रोल निभाता है ना। अगर आप देखें तो सम्राट के मरने के बाद जो फ्रांस की गद्दी पर जो फ्रांस का नेता बनता है, कौन था? वो था मैक्सिमिलियन। अगर हम बात करें जैकोबिन क्लब की, जैकोबिन क्लब तो एक प्रकार का यह क्या था? तो एक प्रकार का यह राजनीतिक दल था, है ना। इसका नेता कौन था? तो नेता था मैक्स मिलियन रोबेस्पियर, है ना। इसी के भाई का दोस्त था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इसका नेता था, जो बाद में कौन बना? जो बाद में फ्रांस का नेता बना, है ना, जो बाद में फ्रांस का नेता बना। और इसी के शासनकाल को फ्रांस में आतंक राज कहा जाता है ना, क्योंकि इसने काफी कुछ चेंज किया और जो भी इसके अगेंस्ट जाता था वो उसको मरवा देता था, है ना। इसलिए उस समय काल को आतंक राज कहा गया, ठीक है। जैकोबिन क्लब से प्रभावित, अगर कोई भारत का आदमी पूछे कि जैकोबिन क्लब से भारत का कौन सा आदमी प्रभावित था, तो जैकोबिन क्लब से है ना प्रभावित है ना, कि जैकोबिन क्लब का प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ा, तो भारत पे भी पड़ा। तो भारत के कौन से नेता पे सबसे ज्यादा पड़ा? अगर हम बात करें प्रभावित भारतीय, तो जिनका फेमस कथन है कि चूहे की तरह, है ना, 100 दिन जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जिया जाए, है ना। और कौन थे वो? टीपू शेर है ये मैसूर, टीपू सुल्तान मैसूर का यह राजा था, है ना। यह भी जो है जैकोबिन क्लब का मेंबर था, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब के बारे में इतना मोटा मोटी आप जान जाइए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आज इसके सदस्य कौन थे? इसके अगर हम जैकोबिन क्लब के सदस्यों की बात करें तो उसमें ज्यादातर जो सदस्य थे, इसके मेंबर जो थे वो कौन थी, है ना? फ्रांस की गरीब जनता, ठीक है। इसलिए इसका पॉपुलर, क्योंकि गरीब ज्यादा थे लोग, है ना, और गरीब से गरीब लोग जो है इसको ज्वाइन कर रहे थे। इसकी पॉपुलैरिटी इसलिए दिन प्रतिदिन तुरंत तेजी से बढ़ती चली गई फ्रांस में, और केवल फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ी, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जैकोबिन क्लब के बारे में।
आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो जैकोबिन क्लब है ना, तो जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के से शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार पर विदेश जाने लगी, है ना। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वो उसे अनेक सुधारों की शुरुआत के लिए जिन्हें फ्रांस में आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया, क्योंकि नेपोलियन एक तानाशाह बन गया था। इसलिए जब यह नेपोलियन राजा बना तो उसने राजतंत्र को वापस ले आया, है ना, क्योंकि यह खुद राजा बन गया, ठीक है, और वहां के प्रजातंत्र को खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने कुछ काम नहीं किए, है ना, यह लोग उससे नाखुश थे। जब वह राजा बना 1804 में, है ना, नेपोलियन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपोलियन का एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट। अगर नेपोलियन के बारे में आपको व्याख्यात्मक रूप से जानना है तो क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाके आप नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पूरा कंप्लीट व्याख्यात्मक जो है उसको देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे देता हूं कि नेपोलियन का जन्म जो हुआ था, जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में, है ना, 1769 ईस्वी में हुआ था। और स्थान क्या था? तो स्थान था कोर्सिका, एक द्वीप है भूमध्य सागर में, कोर्सिका द्वीप, कोर्सिका की राजधानी है ना, कोर्सिका की राजधानी अजासियो में इसका जन्म हुआ था। एक कुलीन परिवार में जन्म हुआ था। नेपोलियन की उदय की क्या क्या स्थितियां थी, क्या क्या उसके पतन के कारण थे, उन सभी चीजों को हम लोग देख लेंगे, है ना। आपसे निवेदन है कि अगर नेपोलियन के बारे में देखना हो, ज्यादा जानना हो, तो क्लास 9 की इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद अगर कुछ और बातें तो 19वीं शताब्दी की नेपोलियन में, है ना, 19वीं शताब्दी में 19वीं सदी या शताब्दी जो बोल लीजिए आप, शताब्दी की शुरुआत में है ना, इसने लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। और यह जो है फ्रांस का राजा कब बनता है? तो 1804 में जब फ्रांस का सम्राट बनता है। हालांकि इसका काल बहुत ज्यादा नहीं है, 1804 से लेके 1815 तक ही यह रहता है राजा सम्राट के रूप में, है ना। और 1815 के, है ना, वाटरलू के लड़ाई में, और इतना ही शासनकाल में यह लगभग 40 युद्ध जो है लड़ लेता है ना। हालांकि उससे पहले यह फ्रांस का सेना नायक रहता है, सेना प्रमुख रहता है, कमांडर रहता है ना, ठीक है। इसके बारे में एक चीज है कि आत्मविश्वास की बड़ी अच्छी कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट में, है ना। एक नॉर्मल 5 फुट 3 इंच के कदकाठी का एक नॉर्मल सा युवा, है ना, पूरे फ्रांस का राजा बनता है और उसके बाद वो पूरे यूरोप को जीत लेता है, ठीक है। तो वो 1815 के वाटरलू की लड़ाई में इसकी हार होती है ना। और हार होने के बाद इसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया जाता है, जहां 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर इसकी मौत हो जाती है ना, इसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये नेपोलियन का एक संक्षिप्त परिचय है। इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं पॉज करके, है ना।
और अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस की गद्दी पर बैठता है तो उसने कई प्रकार के सुधार कार्य किए, है ना। उन सुधार कार्यों को एक बार देख लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। और क्रांति का ही यह असर रहता है कि पूरे यूरोप में एक राष्ट्र का विचार फैलता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में क्या किया था, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में जब यह फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो इसने एक क्या किया, नेपोलियन कोड, है ना। इसी को सिविल कोड भी कहते हैं, सिविल कोड, या इसी को नेपोलियन संहिता, है ना, लागू किया। तो नेपोलियन ने 1804 में क्या क्या इसमें सुधार कार्य किए उनको हम लोग जरा देख लेते हैं, ठीक है। जन्म के आधार पर इसने विशेषाधिकार का अंत कर दिया, है ना। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का अंत, है ना। उसके बाद इसने क्या किया, कानून के समक्ष, है ना, कानून के समक्ष समानता। इसने क्या लागू किया कि कानून के सामने हर व्यक्ति समान होगा, कानून के सामने हर व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। उसके बाद इसने संपत्ति के अधिकार को भी बढ़ाया, है ना, संपत्ति के अधिकार को बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद कुछ और विचार, अगर इसके सुधारों को देखेंगे तब तक चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, है ना। फिर मैं इसे मिटा दूंगा। चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। मैं इसे मिटा के अब कुछ और आगे इसके सुधार कार्यों को लिखूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। उसके बाद इसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया। उसके बाद इसने किसानों को भूदासत्व, है ना, और जागीरदारी शुल्क, यानी जो जागीरदारों को जो शुल्क देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता था, उस शुल्क से मुक्ति दिलाई, ठीक है। उसके बाद इसने और जो कुछ काम किए वो था कि मानक, है ना, नाप तौल का मानक पैमाना लागू किया, है ना। उसके बाद इसने, है ना, बैंकिंग प्रणाली में भी सुधार की, बैंकिंग प्रणाली यानी बैंक सिस्टम को भी इसने सुधारा, बैंकिंग प्रणाली में सुधार किया, है ना, ठीक है। ये नेपोलियन के कुछ इंपॉर्टेंट सुधार कार्य थे जिनको आप लोग याद रखना, है ना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा इसने क्या किया, मुद्रा जारी की, है ना, एक राष्ट्रीय मुद्रा जारी की, ठीक है। ये सभी चीजें आपके बुक में लिखी गई हैं, बस मैंने क्या किया है, इसको पॉइंट वाइज सिर्फ सजा के लिख दिया है। आप इसे इसी तरह लिखें, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो जितना हो सके पॉइंट में उत्तर देने का प्रयास करें, है ना, ठीक है। यही नेपोलियन के बारे में था कि मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके, है ना। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता, है ना, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया। मैंने पहले ही दिखाया था कि जन्म आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया, उसके कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी, है ना,
नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया और डच स्वतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने फ्रांसीसी विभाजनों को सरल बनाया। इसने क्या किया? प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, है ना। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, है ना। नापतोल की मानक पैमानों को लागू किया, है ना। और शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघ को नियंत्रण को हटा दिया। ठीक है, तो ये सभी कार्य नेपोलियन के थे। आशा करता हूं आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं, मैं अब इसे मिटा दूंगा। ठीक है, या तो पॉज करके आप इसे लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। और आज का यह क्लास हमारा यही समाप्त होता है। नेपोलियन के बारे में हम लोगों ने जान लिया, फ्रांसीसी क्रांति के कारण किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्र का विचार पनपा और पूरे विश्व में यह राष्ट्र का विचार फैला। तो आशा करता हूं आज का यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ऐसे ही क्लास को देखने के लिए, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम में जरूर करें, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।